मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे, आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ और बिजली कभी से बात करता हूँ। बादल कौवा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कौवा बहुत गरीब था। उसके पास एक ही कमरा था, जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कौवा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो बिजली कवि को अपना सच बताने जाता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है, जिसके बाद बादल कौवा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है, तो घर के बाहर बादल कौवे की पांचों बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरे साथ ही रहती हैं। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कौवा बिजली कवि को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कवि मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कवि की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे, ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5-5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कौवे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कौवा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कवि को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कवि तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कवि अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कौवा आ जाता है और वो बिजली कवि से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कवि हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कवि की बहनें बिजली कवि की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कवि बादल कवि को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कवि ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कौवा घर से बाहर होता, तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कौवा घर आता, तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो।
एक दिन मानो चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कवि ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि डंडा उठाती है और मानो चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो पांचों बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कवि को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कवि को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कवि उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कव्वा आता है और बिजली कवि को एक जोरदार पंख मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? क्या तुम उसे जान से मारोगी? बिजली कवि डर जाती है। तभी मानो चिड़िया और उसकी चारों बहनें मिलकर बादल कवि को सारी बात बताती हैं। ये सुनने के बाद बादल कवि को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घर की कवि कैसे इतनी समझदार हो सकती है। तुम तो आज मेरी बहनों को मार ही डालती। तुम्हें तो मेरी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर मेरी बहनें शादी के लिए ना मानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। ये सब सुनने के बाद बिजली कवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और 5 नंदों से माफी मांगती है। मैं तो बस इस घर में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बादल भैया, भाभी को माफ कर दीजिए, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, वो कभी ऐसे छोटे घर में नहीं रही। अब देखना भैया, भाभी हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगेंगी। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को माफ कर देता है। अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कव्वा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। हो, बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वहाँ आती है। कब्बो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो, भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कब्बों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कवि और बादल कव्वा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काफे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कवि के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, सुबह होते ही हम चले जाएंगे।
अगली सुबह होते ही वो कभी एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कभी छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है। हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मोसू से पूछ लो, वो सब बताएगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कौवे से कहती है, कौवे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे। मोसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कौवे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहां आती है। कौवो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कौवों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कौवे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कौवो, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कौवे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कौवे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कौवे तो उठ जाते हैं और मोसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मोसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मोसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मोसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कौवो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था उसने मुझे कान में कुछ कहा था।
हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है। साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कप्पो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कभी पत्थर की मूरत बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कव्वे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कव्वों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे एक प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को एक चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खाकर आ रहा हूँ।
तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूं? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल चुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूं? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कौवा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कपी का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी? बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ। वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से। फिर कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे पर ढेर सारा घास और बेलें उगी हुई थी। ये है वो पुरानी गुफा जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। अंदर आ जाओ, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। बादल भैया, यहाँ तो हम बारिश से भी बच सकते हैं, अब हम जी सकेंगे। फिर वो सब उस पुरानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ बैठो चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाएं। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं, हम ला देंगे दाना भी आपको। चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण
बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था। बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं समझा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिजली, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी बुलबुल, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ कभी भी नहीं आने देंगे। बिजली, वो बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। अगर वो भीग रहे हैं तो भीगे, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। तभी चांदनी चिड़िया भी थक हार कर वापिस आ जाती है। बिजली, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। बिजली, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हों और मैं अपना पेट भर लूँ। चीकू तोता चांदनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बाहर बैठे हैं। बिजली और बादल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कभी और कभी वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें अंदर आने दें। मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, मरते हैं तो मरें। ठीक है बिजली, अगर तुम उन दोनों को अंदर नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चीकू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर चांदनी चिड़िया चीकू तोते को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चिड़िया, बुलबुल, कबूतर और तोता वो सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम कबूतर और बुलबुल को एक रात यहाँ रहने देती? बादल जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ों के उस पार नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ जाते हैं। चांदनी, ये तो कोई बड़ी चीज है, उस गुफा से भी बहुत बड़ी। वो एक बड़ी पुरानी बस थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पक्षी उस पुरानी बस में जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं। उन्हें छत मिल गई थी, अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। बादल, वो देखो सांप, गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो बिजली, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। बिजली कौवा और बादल कौवा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी बस के पास पहुँच जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं। चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या अब अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ।
अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कभी वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। शेर क्या, तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं।
वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चलें। वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। ये ले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है।